सो हेलो एवरीवन एंड ये वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का फिफ्थ वीडियो देखने वाले हैं और आज हम लोग को यहाँ से पढ़ना है। आज हम लोग को कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पढ़ना है। तो अब हम लोग यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इससे पहले हम लोग ने बाकी चीज़ें भी पढ़ रखी हैं, जैसे इसके ऊपर की सारी चीज़ें हमने पिछले कुछ वीडियोस में 4 वीडियोस में कवर कर रखे हैं। तो उसका आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग अपना लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं। Continuous charge distribution. We have so far dealt with charge configurations involving discrete charges q1, q2, qn. One reason why we restricted the discrete charges is that the mathematical treatment is simpler and does not involve calculus. For many purposes, however, it is impractical to work in terms of discrete charges and we need to work with continuous charge distributions. For example, on the surface of a charged conductor, it is impractical to specify the charge distribution in terms of the locations of the microscopic charged constituents. It is more feasible to consider an area element delta S on the surface of the conductor, which is very small on the macroscopic scale but big enough to include a very large number of electrons, and specify the charge delta Q on that element. We then define a surface charge density sigma at the area element by sigma बराबर delta Q upon delta S. तो इतना दूर यहाँ पे लिखा क्या है? इतना दूर इसमें ये लिखा है कि हम लोग ने Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn करके हम लोग ने डिस्क्रीट चार्ज पे बहुत बातें कर ली, लेकिन एक्चुअल में जब हम लोग डेल्टा एस अगर देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का ये एरिया है, तो एरिया के अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ऐसा तो नहीं है कि उसको हम लोग गिन पाएंगे। तो मतलब वो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फिर उसको स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है। मतलब वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ उसको स्टडी करते हैं। तो हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी एरिया पे कैसे डिफाइन करते हैं? तो सिग्मा बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं सिग्मा बराबर डी क्यू अपॉन डी एस, ठीक है। और इसी को फिर हम लोग इंटीग्रेट कर देते तो पूरा चार्ज आ जाता है, और सिग्मा को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट है, वी कैन डू दिस एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द कंडक्टर एंड थस अराइव एट अ कंटिन्यूस फंक्शन सिग्मा कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये हम लोग को यही बताता है कि एक पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, मतलब एक छोटे से एरिया में, एक छोटे से एरिया के टुकड़ा में कितना चार्ज है। तो ये डी एस है अगर, तो इसमें कितना डी क्यू है प्रेजेंट, ठीक है। यही बताता हम लोग को। द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा सो डिफाइंड इग्नोर्स द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड द डिसकॉन्टिन्यूटी इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और डिसकॉन्टिन्यूटी एट माइक्रोस्कोपिक लेवल को ये इग्नोर कर देता है। सिग्मा रिप्रेजेंट्स macroscopic surface charge density, which in sense is a smoothed out average of the microscopic charge density over an area element delta S, which is as said is large microscopically but small macroscopically. मतलब माइक्रोस्कोपिकली बड़ा है लेकिन माइक्रोस्कोपिकली छोटा है। द यूनिट्स ऑफ सिग्मा आर कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो खाली इतना जानना इंपॉर्टेंट है कि सिग्मा आखिर होता क्या है, डी क्यू बाई डी एस। सिमिलरली अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो मतलब मान लेते हैं कि वो तो हम लोग डी एस पे देखें किसी एरिया पे,
अगर वो किसी लाइन पे हुआ तो मतलब ये सिर्फ अगर वायर है मान लेते हैं एक, तो अगर इस पे बहुत सारा चार्ज है कंटिन्यूअस में, तो इसको डिफाइन करते हैं हम लोग लैम्डा से। लैम्डा बराबर डी क्यू बाई डी एल। एक पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज प्रेजेंट है उसी को बोलते हैं। और सिमिलरली अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात की जाए तो मतलब कि अभी हम लोग ने किस में देखा, एक एरिया में देखा, एक लाइन में देखा, और अगर कोई वॉल्यूम में हुआ तो मतलब कि कोई बोतल है या फिर कोई बैलून है, इसके अंदर बहुत सारा चार्ज है, या फिर कोई मेटल है, सॉलिड मेटल, तो फिर उसको लिखते हैं रो बराबर डी क्यू बाई डी वी। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। where delta Q is the charge included in macroscopically small volume element delta V that includes a large number of microscopic charged constituents. The unit of rho are C per meter cube, कूलम पर मीटर क्यूब, और ये है कूलम पर मीटर, इसका होता है कूलम पर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो फिगर दिया हुआ है कुछ ये दिया हुआ है वॉल्यूम पे, ये दिया हुआ है सरफेस पे, और ये दिया हुआ है लाइन पे, ठीक है। तो 3 फिगर है, यहाँ तक हो गया। द नोशन ऑफ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमिलर टू डैट वी अडॉप्ट फॉर कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन मैकेनिक्स। तो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का नोशन हम लोग वैसे ही अप्लाई करते हैं जैसे कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं मैकेनिक्स में। When we refer to the density of a liquid, we are referring to its macroscopic density. जब हम लोग किसी लिक्विड की डेंसिटी को पढ़ते हैं तो उसके हम लोग मैक्रोस्कोपिक डेंसिटी को पढ़ते हैं। ये नहीं कि उसको एकदम उसमें घुस जाते हैं मॉलिक्यूल में फिर उसका डेंसिटी देखते हैं, नहीं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाता है। We regard it as a continuous fluid and ignore its discrete molecular constitution. हाँ, तो अगर हम लोग उसको माइक्रोस्कोपिक पे देखते हैं तभी हम उसको कॉन्टिन्यूस फ्लूइड मान सकते हैं। तो हम अगर माइक्रोस्कोपिक पे देखने लगे, मैक्रो और माइक्रो में अंतर है, अगर माइक्रो में देखने लगे तो हम तो एक एक मॉलिक्यूल के अंदर घुस जाएंगे। जैसे मान लेते हैं इस पार्ट को हम लोग जूम करके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो मॉलिक्यूल्स कैसा दिखता है, ऐसा दिखेगा, बीच में गैप्स होंगे, बहुत सारे बिहेवियर्स होंगे, तो कॉन्टिन्यूस नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फ्लूइड है तो इसको मैक्रोस्कोपिक डेंसिटी ही निकाला जाता है, ठीक है। और उसके डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन को इग्नोर कर देते हैं। द फील्ड ड्यू टू अ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड इन मच द सेम वे एज फॉर अ सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस। सपोज अ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस हैज अ चार्ज डेंसिटी रो। Choose any convenient origin O and let the position vector of any point in the charge distribution be R. The charge density rho may vary from point to point. That is, it is function of R. Of course. Divide the charge density into small volume elements of size delta V. The charge in volume element delta V is rho delta V. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे हम लोग किसी भी ऐसे बॉडी है तो उसमें कोई भी एलिमेंट लेंगे, फिर उस एलिमेंट के बारे में बात करेंगे कि ये एलिमेंट है डी वी, तो इसमें चार्ज कितना हो जाएगा, इसका डी क्यू छोटा सा चार्ज कितना हो जाएगा, रो डी वी, ठीक है। नाउ कंसिडर एनी जनरल पॉइंट पी। अब कोई भी जनरल पॉइंट पी कंसिडर करो इनसाइड और आउटसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर या डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर, विद पोजीशन वेक्टर कैपिटल आर। इलेक्ट्रिक फील्ड टू द चार्ज रो डेल्टा वी इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। डेल्टा ई बराबर के, ये के है, डेल्टा ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्यू यहाँ पे क्या हो गया, रो डेल्टा वी अपॉन आर डैश स्क्वायर इंटू इसका डायरेक्शन, ठीक है। वेयर आर डैश इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एलिमेंट रो एंड आर कैप डैश इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम द चार्ज एलिमेंट टू पी। तो ये डायरेक्शन है।
By the superposition principle, the total electric field due to the charge distribution is obtained by summing over electric field due to different volume elements. तो फिर इसको सम किया जाता है सारे वॉल्यूम एलिमेंट्स पे, तो इसको इंटीग्रल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रो dV अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है। नोट दैट रो आर डैश आर कैप डैश ऑल कैन वैरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, ये सब पॉइंट टू पॉइंट वैरी कर सकते हैं। इन अ स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल मेथड वी शुड लेट डेल्टा वी ज़ीरो, तो ये डी वी बन जाएगा। अगर इसको बहुत छोटा टेंड कर दिया जाए तो ये डी वी में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड द सम देन बिकम्स एन इंटीग्रल, और ये इंटीग्रल सम बन जाएगा। बट वी ओमिट दैट डिस्कशन हेयर फॉर सिंप्लिसिटी, लेकिन हम लोग सिंप्लिसिटी के खातिर उस डिस्कशन को भी छोड़ देते हैं। इन शॉर्ट, यूजिंग कूलम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड फॉर एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, और पार्ट डिस्क्रीट एंड पार्ट कॉन्टिन्यूस। मतलब कि या तो डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस, या थोड़ा डिस्क्रीट थोड़ा कॉन्टिन्यूस, मतलब कैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है गॉस लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, गॉस लॉ। तो आखिर गॉस लॉ होता क्या है? तो इसको मैं एक बार सिंप्लिसिटी में, ठीक है चलिए हम लोग चैप्टर में ही आगे देखते हैं। ठीक है। एज अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द नोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, let us consider the total flux through a sphere of radius r which encloses a point charge q at its center. Divide the sphere into small area elements as shown. The flux through an area element delta s is, तो इसका जो मान लेते हैं ये कोई स्फेयर है जो इसके बीच में कोई चार्ज रखा हुआ है। अब हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है टोटल एरिया से, या फिर फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो इसका फ्लक्स कैसे आएगा? डेल्टा फाई बराबर ई डेल्टा एस, और ई कितना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे? ई है क्यू अपॉन 4πr²। ई कैसे आया? के क्यू अपॉन 4πr²। ई कैसे आया? तो यहाँ पे ई कैसे लिखेंगे हम लोग? इस पॉइंट पे मान लेते हैं ये पॉइंट है पी, तो इस पॉइंट पे ई कैसे लिखेंगे? ई का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन r², तो के क्यू, ये वाला क्यू अपॉन इसका रेडियस r²। ठीक है, तो यहाँ पे ई का यहाँ पे लिख दिया वैल्यू। फिर डेल्टा एस कैसे लिखेंगे? आर कैप इंटू डेल्टा एस, वेयर वी हैव यूज्ड कूलम्स लॉ ऑफ फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज q. द यूनिट वेक्टर आर कैप इज अलॉन्ग द रेडियस वेक्टर फ्रॉम द सेंटर टू द एरिया एलिमेंट. Now since the normal to a sphere at every point is along the radius vector, at that point the area element delta s and r cap have the same direction. Therefore, हाँ यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है, जैसे कि इस पॉइंट पे, तो इसको वापस से हम लोग ठीक से लिखें। तो यहाँ पे जो डेल्टा एस वेक्टर का डायरेक्शन है, ये जो एरिया का डायरेक्शन है वो भी इसी डायरेक्शन में है और ई भी इसी डायरेक्शन में है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? थीटा बराबर 0। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 1। तो ई डॉट डेल्टा एस इज इक्वल्स टू ई एस कॉस थीटा होना चाहिए, और ई एस कॉस थीटा में कॉस थीटा 1 हो जाएगा, तो ई एस हो जाएगा इसका फ्लक्स। अब वही लिखा है, फ्लक्स बराबर दिस। अब आई बहुत मज़ेदार बात। अब एनसीईआरटी में बढ़ने से पहले मैं ही आपको बताता हूँ डेल्टा एस कितना है। डेल्टा एस कितना है? 4πr²। किसी भी स्फेयर का एरिया इतना होता है। अब इसको इस जगह पुट करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो क्या बचा? फ्लक्स कितना आ गया? फ्लक्स बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो इससे अब आगे हम लोग और भी चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1, द टोटल फ्लक्स टू द सरफेस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अप फ्लक्स थ्रू ऑल द डिफरेंट एरिया एलिमेंट्स। phi बराबर सिग्मा ऑल डेल्टा एस। सिंस ईच एरिया एलिमेंट ऑफ स्फीयर इज एट द सेम डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज, तो सिंपली हम लोग एस की जगह वो पुट कर देंगे 4πr², तो ये आ गया जो मैंने बताया था। इक्वेशन 1.3 इज अ सिंपल इलिस्ट्रेशन ऑफ जनरल रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कॉल्ड गॉस लॉ। तो ये जनरल रिजल्ट है। वी स्टेट गॉस लॉ विथआउट प्रूफ। हम लोग विथआउट प्रूफ गॉस लॉ को स्टेट कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एस इज गिवन बाई क्यू एप्सिलॉन नॉट, और क्यू क्या होता है? टोटल चार्ज एंक्लोज बाई एस। तो अब मैं भी फ्लक्स को डिफाइन कर देता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो फ्लक्स आखिर होता क्या है? कोई भी, एक मिनट, कोई भी क्लोज्ड सरफेस मान लेते हैं, इधर है मान लेते हैं Q1, इधर है मान लेते हैं Q2, और इधर है मान लेते हैं Q3, ठीक है। ध्यान रखना कि ये बाहर है। तो फ्लक्स हम लोग ऐसे लिखते हैं, फ्लक्स ड्यू टू क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल E डॉट ds is equals to Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है अपना फ्लक्स, और इसी को बोलते हैं गॉस लॉ। दिस इज द मेन गॉस लॉ। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसका और थोड़ा हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। तो फ्लक्स जो आता है इस गॉस लॉ से, वो एक्चुअली में इंटीग्रेशन में जो E है वो सारे चार्जेस को कवर करता है, Q1 Q2 Q3। मतलब ये जो E है ये ड्यू टू कौन कौन से चार्ज है? ये ड्यू टू Q1 Q2 Q3 इंटू डेल्टा S, ठीक है। और ये आता है, कितना हो जाएगा ये? Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने लिखी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्या कि जब हम लोग फ्लक्स का ये लिखते हैं रिलेशन, तो यहाँ पे जो ये E है, इस E पे नोटिस करना है। ये जो E है ये E इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किन किन चार्जेस के कारण हम लोग यहाँ पे लिखते हैं? तो यहाँ पे सारे चार्जेस जो प्रेजेंट होते हैं वो सबके कारण लिखते हैं, Q1 Q2 Q3 सबके कारण हम लोग लिखते हैं ये वाला E। लेकिन जो फ्लक्स आएगा वो अभी भी Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, लेकिन यहाँ पे अकाउंट में हम लोग तीनों चार्जेस को ले रहे हैं। ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे। क्लियर? अब हम लोग आते हैं वापस अपने NCERT। ठीक है, ये तो हम लोग ने समझ लिया पूरा। अब हम लोग इधर आते हैं। Q है टोटल चार्ज इंक्लोज बाय डेल्टा S, तो ये सब थोड़ा हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट, the law implies that the total electric flux through a closed surface is zero if no charge is enclosed by the surface। of course, अगर सरफेस के अंदर कोई
चार्ज नहीं प्रेजेंट हुआ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स. वी कैन सी दैट एक्सप्लिसिटी इन द सिंपल सिचुएशन ऑफ फिगर 1.26. कहाँ है फिगर 1.26? 1. ये रहा. तो इसमें देख सकते हैं कोई चार्ज अंदर नहीं है, तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा? ज़ीरो. Here, the electric field is uniform and are considering a closed cylindrical surface with its axis parallel to the uniform field E. The total flux through the surface is sigma बराबर sigma 1 plus sigma 2 plus sigma 3, where sigma 1 and sigma 2 represent the flux through the surface 1 and 2. अच्छा, ठीक है, बताता हूँ मैं इसको अच्छे से. तो देखो, ये सिलेंडर है, मान लेते क्लोज्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रहा है, और ये है सरफेस 1, ये है सरफेस 2. तो यहाँ से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुसा, सारा का सारा यहाँ से निकल गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कुछ गया नहीं, तो वो हो गया ज़ीरो. और 3 है तो इससे तो पास हो ही नहीं रहा, मतलब इस जो सरफेस से, तो इससे पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है? ज़ीरो. अब इसमें भी आगे एक्सप्लेन करेगा. वेयर phi1 and phi2 represent flux through surface 1 and 2 of the cylinder and phi3 through surface 3. ठीक है. Now the normal to the surface 3 at every point is perpendicular to E. So by definition flux through phi 3 0 है. Of course, क्योंकि जो सिलेंडर का जो ये वाला फेस था, कर्व फेस, तो उसके थ्रू तो E नहीं आ रहा था, जा रहा था. Further the outward normal to 2 is along E while the outward normal to 1 is opposite to E. वही मतलब जितना जा रहा है उतना उधर से निकल भी गया एक सिलेंडर में. ठीक है, तो वही लिखा है phi1 माइनस ई एस वन है तो phi2 प्लस ई एस टू है, और S1 बराबर S2 बराबर S है, वेयर S इज द एरिया ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. थस द टोटल फ्लक्स इज ज़ीरो एज एक्सपेक्टेड बाई गॉस लॉ. Thus, whenever you find that net electric flux through a closed surface is zero, we conclude that the total charge contained in the closed surface is zero. This is very important line here. The great significance of Gauss law is that it is true in general and not only for simple cases we have considered above. Let us note some important points regarding this law. तो ये कुछ important point है, तो पढ़ते हैं एक करके important point. Gauss law is true for any closed surface no matter what is its shape or size. Done. समझ गए हम लोग. The term Q on the right side of Gauss law includes the sum of all charges enclosed by the surface. The charges may be located anywhere inside the surface. कहीं भी हो सकता है. ठीक है. In the situation when the surface is so chosen that there are some charges inside and some outside, the electric field on left side of equation is due to all the charges both inside and outside S, जो मैंने यहाँ पे बताया था अभी, यहाँ पे ये वाला, ये कि Q3 के भी कारण यहाँ पे E लिखते हैं. The term Q on the right side of Gauss law, however, represent only the total charge inside S. तो 3 भी हो गया हम लोग का. Fourth, the surface that we choose for the application of Gauss law is called Gaussian surface. Very important line. हाँ, you may choose any Gaussian surface and apply Gauss law. ठीक है, हम लोग कोई भी Gaussian surface चूज़ करके उसमें Gauss law लगा सकते हैं. लेकिन however, take care not to let the Gaussian surface pass through any discrete charge. This is because electric field due to the system of discrete charges is not well defined at location of any charge. मतलब कि किसी discrete charge के बीच में से Gaussian surface नहीं define करना है. As you go close to the charge, a field grows without any bound. However, the Gaussian surface can pass through a continuous charge distribution. मतलब अगर डिस्क्रीट है, मान लेते बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, तो किसी गॉसियन सरफेस को ऐसे नहीं मान सकते, लेकिन अगर ये कॉन्टीन्यूअस है तो मान सकते हैं. ठीक है. गॉस लॉ इज ऑफन यूजफुल टुवर्ड्स अ मच ईजियर कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द सिस्टम हैज सम सिमेट्री. तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि सिमेट्री होना ज़रूरी है. दिस इज फैसिलिटेटेड बाय द चॉइस ऑफ सुटेबल गॉसियन सरफेस.
Finally, Gauss law is based on the inverse square dependence on distance contained in the Coulomb's law. Any violation of Gauss law will indicate departure from the inverse square law. तो ये तो पता ही था कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ होता है 1/r² के प्रोपोर्शनल। तो हम लोग ने यहाँ पे सारे पॉइंट टिक कर लिए। ठीक है, ये एग्जांपल, ये एग्जांपल। अब पढ़ते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, एक एक करके। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a general charge distribution is as seen above, given by equation 1.27 in practice. Except for some special cases, the summation or integration involved in this equation cannot be carried out to give electric field at every point in space. For some symmetric charge configurations, however, it is possible to obtain electric field in a simple way using the Gauss law. This is best understood by some examples, जैसे field due to an infinitely long straight uniformly charged wire। तो इससे हम लोग निकालने वाले हैं। तो इसका पहले पिक्चर देख ही लेते हैं हम लोग। तो ये एक इन्फिनाइट लाइन है, इसका एक कुछ लैम्डा दिया हुआ होगा क्योंकि लाइन है। तो लाइन का होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। और वैसे ये मतलब ये एक लाइन है, इसमें एक गॉसियन सरफेस ये माना गया सिलेंडर। ठीक है, और किसी पी पॉइंट पे हम लोग निकाल रहे हैं। ये इन्फिनाइट लाइन है। ठीक है, और पी पॉइंट पे निकाल रहे हैं आर डिस्टेंस की दूरी पे। तो कैसे कैसे निकलेगा देखते हैं। और ये एल लेंथ का एक सिलेंडर है। कंसिडर एन इन्फिनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर with uniform linear charge density lambda. The wire is obviously an axis of symmetry. Suppose we take the radial vector from O to P and rotate it around the wire. The points P, P dash, P dash dash so obtained are completely equivalent with respect to charged wire. This implies that the electric field must have the same magnitude at these points. जैसे ये बोल रहा है कि इसमें हम लोग ने ऐसे ऐसे एक कर्व किया, तो ये P डैश, P डबल डैश, P ट्रिपल डैश पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। सो ऑब्टेन आर कम्प्लीटली इक्विवेलेंट। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट मस्ट बी रेडियल। आउटवर्ड होगा अगर लैम्डा ग्रेटर देन 0 है, इनवर्ड होगा अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, मतलब लैम्डा नेगेटिव है। This is clear from figure 1.29. Consider a pair of line elements P1 and P2 of the wire as shown. The electric fields produced by two elements of the pair when summed give a resultant electric field which is radial. This is true for any such pair and hence the total electric field at any point P is radial. Finally, since the wire is infinite, electric field does not depend on the position of P along the length of the wire। हाँ, क्योंकि वो infinite है। In short, the electric field is everywhere radial in the plane cutting the normally and its magnitude depends only on the radial distance r। तो ये इसी को explain कर रहा है जो मैंने कहा कि इस point पे electric field बाहर की ओर आएगा और ये Gaussian surface माना गया है, तो इसका कोई heavy load नहीं है। आगे चलते हैं। To calculate the field, imagine a cylindrical Gaussian surface, वही ये वाला। Since the field is everywhere radial, flux through the two ends of the cylindrical Gaussian surface is 0. तो एक चीज़ हम लोग को देखना है कि इस सरफेस से और इस सरफेस से तो फ्लक्स 0 ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है। तो ये प्लेन से ऐसे निकल रहा है। तो मैंने कहा था कि अगर कोई कॉपी का प्लेन है उसके ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे निकल जाए तो इस प्लेन से 0 होगा, इस प्लेन से उसी प्रकार 0 हो जाएगा। ठीक है, At the cylindrical part of the surface, E is normal to the surface at every point and its magnitude is constant. Since it depends only on R, the surface area of the curved part is 2 pi RL, where L is length of cylinder.
सो नेक्स्ट, फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस बराबर फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ सरफेस, और ये कितना हो जाएगा, E इंटू 2πRL, E इंटू एस लिखते हैं हम लोग, E डॉट डी एस लिखते हैं. द सरफेस इंक्लूड्स चार्ज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल. तो एक चीज़ समझना कि इस पोर्शन में इधर चार्ज कितना है, तो लैम्डा बराबर क्या होता है, डी क्यू बाई डी एल. तो डी क्यू कितना आ जाएगा, पूरा चार्ज कितना आ जाएगा, क्यू बराबर लैम्डा इंटू इसका लेंथ, लैम्डा इंटू एल. तो वही है यहाँ पे कि कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, लैम्डा एल. तो गॉस लॉ लगाएंगे तो E इंटू 2πRL बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो E का फॉर्मूला आता है ये लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R. और इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऊपर से टू गुना करो, नीचे भी 2 गुना करो तो 4 हो जाएगा, और 4π एप्सिलॉन नॉट होता है K. तो E बराबर 2K लैम्डा बाई R. इसको ऐसे भी याद रखा जा सकता है. वेक्टोरियली E at any point is given by this, where n cap is radial unit vector in the plane. अरे वही सब है कि मतलब डायरेक्शन है n cap. कितने बार बताएगा, जान गए भाई NCERT. E is directed outward if lambda is positive and inward if lambda is negative. Sorry, E is negative. ठीक है भाई, पता है कि अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो चार्ज प्लस में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा, अगर लैम्डा नेगेटिव है तो अंदर आएगा. एक ही बात को 10 बार बताया गया. चलिए नेक्स्ट, नोट दैट व्हेन वी राइट अ वेक्टर ए एज ए स्केलर मल्टीप्लाइड बाय ए यूनिट वेक्टर दैट इज एज ए बराबर ए इंटू ए कैप, द स्केलर ए इज एन एल्जेब्राइक नंबर. It can be negative or positive. The direction of A vector will be same as that of unit vector A cap. And opposite to A cap if A is less than 0. When we want to restrict to non-negative values, और इसमें यही बोला है कि मतलब अगर A पॉजिटिव हो गया, जैसे कि हम लोग किसी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, A बराबर A क्या, ए वेक्टर बराबर ए इंटू ए कैप. तो बोल रहा है कि अगर इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है तो ये ए कैप के डायरेक्शन में, अगर इसका मैग्नीट्यूड माइनस से हो जाएगा तो ऑफ कोर्स इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा. मतलब कि अगर इसका डायरेक्शन ऐसे था तो माइनस आने के साथ ऐसे हो जाएगा. तो यही बता रहा है. पता नहीं वेक्टर क्यों एक्सप्लेन करने लगा बीच में. चलिए नेक्स्ट, also note that tough though only the charge enclosed by surface lambda L was included above, the electric field is due to the charge on entire wire. यही तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, हम लोगों ने चार्ज तो सिर्फ लैम्डा एल लिया, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज ऑन द एंटायर वायर, वो पूरे वायर के कारण है. Further, the assumption that the wire is infinitely long is crucial. हाँ, वायर जो है infinitely long है, ये information बहुत important है. Without this assumption, we cannot take E to be normal to the curve part of the cylindrical Gaussian surface. हाँ, अगर वो वायर जो है अगर infinite नहीं होता, वायर जो है अगर वो इन्फिनाइट नहीं होता तो फिर ऐसा होता कि ये वायर है और ये मान लीजिए फाइनाइट है और कोई गॉसियन सरफेस माने ऐसे करके. आई एम सॉरी, ऐसे करके एक सरफेस माने तो फिर E अगर यहाँ पे ऐसे है तो यहाँ पे ऐसे नहीं होता, यहाँ पे कुछ और डायरेक्शन में होता, यहाँ पे कुछ और डायरेक्शन में होता, क्योंकि यहाँ पे चार्ज
डिस्ट्रीब्यूशन का अंतर आ जाता। लेकिन अगर इन्फिनाइट है तभी ये सीधा सीधा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हाँ, विदाउट दिस assumption E कैन नॉट बी टेकन नॉर्मल टू द कर्व. However, equation 1.32 is approximately true for electric field around the central positions of long where the end effects may be ignored. सो इतना हो गया, अब देखते हैं कितना बचा है। ज़्यादा तो बचा नहीं है, सिर्फ ये बचा है पार्ट, और फिर एक हम लोग को शेल के कारण पढ़ना होगा, बस उसके बाद एग्जाम्पल्स हैं। तो ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब निकालना है फील्ड टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इन्फिनाइट प्लेन शीट। इन्फिनाइट प्लेन शीट, लेट सिग्मा बी द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इन्फिनाइट प्लेन शीट। तो उसमें चार्ज कितना हो जाएगा, Q बराबर सिग्मा इंटू एरिया। ठीक है, we take the x axis normal to the given plane. By symmetry, the electric field will not depend on y and z coordinates, and its direction at every point must be parallel to the x direction. जैसे कि ये चार्ज डेंसिटी है, तो इससे जो E निकल रहा होगा वो ऐसे निकल रहा होगा परपेंडिकुलरली। वी कैन टेक द गॉसियन सरफेस टू बी अ रेक्टेंगल। हम लोग ने रेक्टेंगुलर एक गॉसियन सरफेस ले लिया, पैरेललोपाइप्ड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना, ये वाला एरिया A है। As seen from the figure, only the two faces 1 and 2 will be contribute to flux. हाँ, तो फिगर से ही दिख रहा है कि सिर्फ इस एरिया से फ्लक्स निकल रहा है और इधर से फ्लक्स निकल रहा है, तो इसी को अकाउंट में लेना है। Therefore, do not contribute the total हाँ, एक मिनट, only the two faces 1 and 2 will contribute to the flux. Electric field lines are parallel to the other faces. जैसे इसके ये जो फेस है इससे तो पैरेलल ही ऐसे निकल जा रहा है, तो इससे कंट्रीब्यूशन नहीं है। Therefore, do not contribute to the total flux. The unit vector normal to the surface 1 is in minus x direction, while the unit vector normal to the surface 2 is in plus x direction. Therefore, flux E delta S through both the surfaces are equal and add up. Therefore, the net flux to the Gaussian surface is 2 into EA. The charge enclosed by the closed surface is sigma A. Therefore, by Gauss law कितना हो जाएगा E, 2EA बराबर सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया? कुछ था नहीं यहाँ तक, मतलब इन्फिनाइट प्लेन शीट से ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। इसको मैं थोड़ा अपने टर्म्स में एक बार कोशिश करता हूँ आपको डिराइव कराने का। यहाँ पे ठीक है, तो मान लेते हैं कैसे इन्फिनाइट चार्ज शीट है। ये एक इन्फिनाइट प्लेन शीट है जिसमें चार्ज है प्लस 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 प्लस, इसमें सिग्मा है इसका चार्ज डेंसिटी। तो इसमें गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं, वहाँ पे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम किया था हम लोग, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये गॉसियन सरफेस है जो सिलेंड्रिकल है। ठीक है, और इसका एरिया कितना है, ए है मान लेते हैं, और इसका एरिया कितना है, ए है। तो जो इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस प्लेन से, वो ऐसे बाहर की ओर आ रहा होगा ई, और इधर से भी बाहर की ओर आ रहा होगा कितना, ई। तो जो हम लोग फ्लक्स लिखेंगे गॉस लॉ से, वो कितना हो जाएगा, ई इंटू, मतलब ई ए
और दो दो ई ए है, तो 2 EA बराबर अंदर में कितना टोटल चार्ज है, तो ड्यू क्यू चार्ज कितना है यहाँ पे, इसका भी एरिया ए है, तो यहाँ पे चार्ज कितना है सिग्मा ए, तो सिग्मा, एक मिनट, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ए से ए ख़त्म, तो फिर ई कितना आ गया, ई आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर, इसको याद रखना है, और याद नहीं तो अभी तो 1 सेकेंड में आप लोग डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। ये इन्फिनाइट प्लेन शीट था, सिंपलर, वेरी सिंपलर। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब इसमें फिर कुछ एक्सप्लेन किया होगा कि इसका डायरेक्शन क्या है, ये वो, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। E is directed away from the plate if sigma is positive and toward the plate if sigma is negative। फिर वही बात, note that the above application of Gauss law has brought out an additional fact, E is independent of x also। हाँ, प्लेन शीट में ऐसा होता है कि E लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, उसमें लेंथ का कोई भी, x का कोई भी रिलेशन नहीं आ रहा है, तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। मतलब प्लेन शीट के हम लोग इधर निकालें, इधर निकालें, इधर निकालें, इधर निकालें, इधर निकालें, इधर निकालें, सब जगह वही आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि एक कांस्टेंट है। For a finite large planar sheet is approximately true in the middle regions of the planar sheet away from the ends। finite large planar sheet है तो इसके लिए भी approximately true ही है in the middle region of planar sheet, जो कि प्लेनर शीट के बीच का रीज़न है, ठीक है। ऐसा भी इसलिए बोल रहा है क्योंकि इधर एक बार इसको देख ही लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई फाइनाइट शीट का, फाइनाइट साइज़ का एक शीट है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस एरिया के लिए ये वैल्यू अभी भी सही है अप्रॉक्सीमेटली। क्यों? क्योंकि ये तो अभी भी बहुत छोटा मतलब है, बीच में है, तो इसके लिए तो अभी भी ट्रू होगा, क्योंकि ये तो अभी भी मतलब इसके लिए कंपैरेटिवली ये बहुत बड़ा शीट हो गया ना, इसीलिए। तो ये भी इन्फिनाइट जैसा ही काम कर रहा है। फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, अब देखते हैं क्या होता है। तो इसको हम लोग ऐसा निकालेंगे, एक बार फील्ड आउटसाइड द शेल और एक बार इनसाइड द शेल। लेट सिग्मा बी द यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऑफ अ थिन स्फेरिकल शेल। थिन स्फेरिकल शेल का सिग्मा है, रेडियस r, द सिचुएशन हैज़ ऑब्वियस स्फेरिकल सिमेट्री। द फील्ड एट एनी पॉइंट p आउटसाइड और इनसाइड can depend only on small r and must be radial। field outside the shell, तो outside the shell field क्या होगा वो देखते हैं पहले। कंसिडर, इसको एक बार मैं पहले ही बता देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। तो सिंपल, आप लोग को जब भी ऐसा सिचुएशन हो ना कि कोई स्फेरिकल शेल दिया हुआ है या फिर कोई स्फेरिकल सॉलिड स्फेयर दिया हुआ है, तो सिंपल अगर मान लेते हैं कि ये स्फेरिकल शेल है, तो अगर इसके बाहर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मान लेते हैं यहाँ पे r डिस्टेंस पे, तो इसको एक तरह से हम लोग को पॉइंट चार्ज की तरह ही ऑब्जर्व करना है। और इसका क्या हो जाएगा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, KQ अपॉन r²। सिंपल, ऐसा इसलिए क्योंकि जब बाहर हम लोग निकालते हैं तो इसको पॉइंट चार्ज के जैसा ही कंसिडर करना है, ठीक है। अगर इस पूरे पे चार्ज Q है तो, ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। अब इसको डेराइव भी किया, एक बार देख लेते हैं डेरिवेशन, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ लेते हैं। कंसिडर पॉइंट P आउटसाइड द शेल विथ रेडियस फैक्टर R जो था। टू कैलकुलेट E एट P वी टेक द गॉसियन सरफेस टू बी अ स्फेयर ऑफ रेडियस R विथ सेंटर O पासिंग थ्रू P। तो ये सिचुएशन लिया गया है पूरा।
So all points on sphere are equivalent relative to the given charge configuration. The electric field at each, that is what we mean by spherical symmetry. ठीक है. The electric field at each point of the Gaussian surface therefore has the same magnitude E and is along the radius vector at each point. Thus E vector and delta s at every point are parallel and flux through each element is delta E delta s. तो बोल रहा है कि भाई E का डायरेक्शन भी इधर, एरिया का डायरेक्शन भी इधर, तो एंगल ज़ीरो, तो सिंपली हम लोग गुना करने वाले हैं. समिंग ओवर ऑल डेल्टा इज द फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज ई इंटू 4πr², क्योंकि इसका एरिया 4πr² होगा. द चार्ज इंक्लोज्ड इज सिग्मा इंटू 4πr². तो गॉस लॉ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको अप्लाई किया, 4π से 4π कटा और ये आया E बराबर सिग्मा r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R². तो फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन 4πr². तो यहाँ पे लिख दिया गया, तो क्या आ गया, E बराबर KQ अपॉन R². वही रिलेशन आ गया, सिंपल था, कुछ तो ज़्यादा था ही नहीं. Q बराबर 4πr² सिग्मा यहाँ पे लिख ही दिया, सब तो एक्सप्लेन कर ही देता है. ये 1 मिनट, ये और ये पूरा इम्पॉर्टेंट है. वैसे इम्पॉर्टेंट क्या, तो ये याद ही रहेगा, E बराबर KQ अपॉन R², सिंपल. और टोटल चार्ज कितना है, 4πr² इंटू सिग्मा इज द टोटल चार्ज ऑन स्फेरिकल शेल. द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड इफ Q बराबर, ये मैं फिर बार बार नहीं पढ़ूंगा यार. हाँ, Q बराबर, अगर Q पॉजिटिव है तो बाहर, Q नेगेटिव है तो अंदर. भाई एक बार बता दिया तो ठीक है, समझ गए. दिस हाउएवर इज एग्जैक्टली द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई अ चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंटर O. Thus, for points outside the shell, the field due to a uniformly charged shell is as if the entire charge of the shell is concentrated at its center. तो वही बात है जो मैंने यहाँ पे भी रिलेशन बताया था कि उसको कॉन्सेंट्रेटेड एक सेंटर पे मान लेते हैं, तो वही चीज़ लिखा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया वही है. फॉर पॉइंट्स आउटसाइड द शेल द फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शेल एज इफ एंटायर चार्ज शेल इज कॉन्सनट्रेटेड एट इट्स सेंटर. इसको तो अलग ही कलर से दिखाऊंगा, पिंक से दिखाते हैं. ठीक है भाई, अगला पढ़ते हैं भाई. आओ, फील इनसाइड द शेल. शेल के अंदर क्या होगा भाई, द पॉइंट P इज इनसाइड, कहाँ है फिगर कहाँ है भाई, हाँ ये रहा फिगर. तो ये रहा हमारा स्फेरिकल शेल, और इस बार गॉसियन सरफेस अंदर मान लिया गया क्योंकि हम लोग अंदर निकाल रहे हैं. इसका रेडियस है स्मॉल r और ये पॉइंट P पे निकाल रहे हैं. ठीक है. द गॉसियन सरफेस इज अगेन अ स्फीयर थ्रू P centered at O. द फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा, कैलकुलेटेड एज बिफोर, इज E इंटू 4πr². हाउएवर इन दिस केस द गॉसियन सरफेस इंक्लोजेज नो चार्ज. दिस इज इम्पॉर्टेंट कि इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज है नहीं है, यहाँ पे कोई चार्ज, तो फ्लक्स कितना होगा, 0. तो E कितना आ जाएगा, 0. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. That is the field due to uniformly charged thin shell is 0 at all points inside the shell. This is an important result as directed consequence of Gauss law, which follows from Coulomb's law. The experimental verification of the result confirms that 1/r² depends on Coulomb's law. अब इसके बाद ये एग्ज़ाम्पल फिर यहाँ पे चैप्टर ही ख़त्म हो गया. फिर ये है एक्सेस समरी और इसके बाद एक्सरसाइजेस. तो देखो भाई, अगर इस पे आपको कुछ और भी मतलब अच्छा वीडियो चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब पे विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं बना सकता हूँ वो वीडियो. जैसे कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम निकालें
तो उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वैसे वो सब तो एक आसान है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, KQ/R²। तो एक बार निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ग्राफिकली ऐसा देखते हैं कि अगर ये ग्राफ है E और R का शेल के लिए, ठीक है, शेल के लिए देख रहे हैं, और अगर R बराबर कैपिटल R है, मतलब अगर शेल के सरफेस पे देख रहे हैं वहाँ तक के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक तो ज़ीरो होता है, तो अंदर तो पूरा ज़ीरो है, और उसके बाद कैसा है KQ/R²। तो KQ/R² का ग्राफ कैसे बनाएंगे, कुछ इस प्रकार का। कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है। और इस रीजन में क्या है, E इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², और ये कितना वैल्यू है, KQ/R²। तो ये सब ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ हम लोग आप लोग खुद से भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ फाइनली चैप्टर होता है समाप्त। हम लोगों ने पूरा बुक कलर कर दिया, और इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे अगली वीडियो में। और एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर दिए आज। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और क्या। बाकी इसका एक एक्सरसाइज का भी अलग से वीडियो अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं बना दूंगा इसको सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।